जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम जो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया है उसके नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने कल कवर कर लिया था, जिसमें हमने ये सीखा कि ऑडिट होता क्या है और इसके कुछ एडवांटेजेस हमने सीखे थे। और ऑडिट में जो तीनों पार्टीज हैं उनका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लिया था। जो मेन 3 पार्टीज किसी भी ऑडिट में इन्वॉल्व होती हैं वो 3 पार्टीज थी, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स और ऑडिटर। और हमने ये सीखा था कि इन तीनों पार्टीज का ऑडिट में मेन रोल क्या होता है। ठीक है जी। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी जी शाबाश। जनरली हम जानते हैं कि शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स डिफरेंट होते हैं, सेपरेट होते हैं। जी जी व्हाट इफ के वो दोनों एक ही हों? हाँ जी, अमूमी तौर पे तो शेयर होल्डर्स और जो मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्या सम टाइम ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम हो? बिल्कुल, कुछ हो सकता है लोग ऐसे हों जो शेयर होल्डर्स भी हों और मैनेजर भी हो, लेकिन सारे शेयर होल्डर्स मैनेजर्स नहीं होते। कुछ हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं होते। तो वो जो हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट था वो स्टिल उसी जगह पे रहता है। आपने शायद जिन स्टूडेंट्स ने कंपनी लॉ पढ़ा है तो उनको अंदाजा होगा कि डायरेक्टर बनने के लिए भी कुछ शेयर्स होना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स होते हैं। नहीं, कुछ बहुत से ज्यादातर शेयर होल्डर्स बल्कि ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर नहीं होते। तो कुछ अगर कॉमन है भी तो भी हमारा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहीं पे रहता है और ऑडिट जरूरी होता है फिर भी। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी सर स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी और एजेंसी होता है, सर इसका की डिफरेंस क्या होगा? स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी और एजेंसी, इसका की डिफरेंस देखिए। ये कंसेप्ट ना थोड़े बहुत इंटर रिलेटेड है, लेकिन थोरेटिकली इन सब में फर्क है। एजेंसी का मतलब ये है कि डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना, अपनी मर्जी से काम नहीं करना। स्टीवर्डशिप का मतलब ये है कि डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स के जो एसेट्स उनके पास हैं उनको अमानत के तौर पे समझना और इस्तेमाल करना है। ठीक है, उनको अमानत के तौर पर इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इस्तेमाल करना है। ठीक है, स्टीवर्डशिप का मतलब ये। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो उन्होंने सारा साल इस्तेमाल किया है उसका हिसाब किताब साल के एंड पे फिर शेयर होल्डर्स को देना भी है। ठीक है जी। ये ब्रीफली इन तीनों का मतलब है। और कोई क्वेश्चन? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, मैंने आपको बताया था आपके साथ 1 बाय 1 कुछ रिसोर्सेज हम शेयर करेंगे, कुछ प्रीमियम रिसोर्सेज, और जैसे जैसे वो शेयर करेंगे मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको साथ साथ करवाऊंगा। ठीक है। तो एक कल छोटा सा प्रीमियम रिसोर्स आपके साथ शेयर किया था, लेक्चर प्लान हमने। ठीक है जी। कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लेक्चर प्लान मिल गया था ना? चलिए ठीक है। अच्छा, अब दूसरा प्रीमियम, आज हम 3 प्रीमियम रिसोर्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक जो दूसरा प्रीमियम रिसोर्स है वो है गोल्डन स्टेटमेंट्स। ठीक है। ये अगर आपने कल रात को लेट नाइट आपने, हाँ, सुबह सहरी टाइम नहीं भाई, कल मेरा हाल है 1 बजे के करीब मैंने सेंड किया था। हाँ जी। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे अब उसको जल्दी भेजें। ठीक है, क्योंकि शुरू में आपको पता है कोई भी सिस्टम जो होता है ना, शुरू में स्टैब्लिश करने में थोड़े वो मुश्किल होता है। एक दफ़ा रनिंग में आ जाए ना फिर उसको ऑपरेट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहरहाल वो गोल्डन स्टेटमेंट आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आपका जो आज का लेक्चर है उसमें सबसे अहम पॉइंट जो है, सबसे अहम काम की चीज़ें जो क्रक्स है लेक्चर का, उसे हम एक व्हाट्सएप मैसेज की शक्ल में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। ये एक तरह से आपकी बेड टाइम स्टोरी होगी। क्या होगी? बेड टाइम स्टोरी होगी कि रात को सोने लगे, आपने मोबाइल देखा, मोबाइल तो यार आप देख ही रहे होंगे, साथ ही मैसेज आया टीचर की तरफ से, आपने देखा व्हाट्सएप जो है उसके ऊपर आपका आज के लेक्चर की समरी आ जाएगी। ठीक है। उससे आप ये भी इंश्योर कर लेंगे कि क्या कोई अहम कंसेप्ट रह तो नहीं गया आपका। और फिर उसके बाद अगर आपने कोई अहम कंसेप्ट नहीं रहा, आपने पढ़ा वैसा, एक तरह से आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। तो एक ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद दूसरी चीज,
ऑडिट में मैंने बताया था ज़्यादातर ये एक प्रीमियम रिसोर्स है गोल्डन स्टेटमेंट। दूसरा जो प्रीमियम रिसोर्स है इसको हमने नाम दिया है थ्योरी टू प्रैक्टिस। थ्योरी टू प्रैक्टिस आपको कल परसों जब हमने ओरिएंटेशन में शेयर किया था, मैंने बताया था आपको कि हमारे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे पेपर में वो होंगे केस स्टडी बेस्ड, और मेरा जो ज़्यादा रिस्क है ना, मुझे ज़्यादा जो ख़तरा है आपसे वो यही है कि आप केस स्टडी में थोड़े परफॉर्मेंस डाउन दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपकी केस स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो मैं अगर आपको क्लास में समझा दी, आपने समझ लिए, वो मुझे पता है आप खुद याद कर लेंगे। लेकिन केस स्टडी ऐसा एरिया है जिसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर आपकी प्रैक्टिस करवानी है ताकि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं। आपको लगे ये तो मेरे बाएं हाथ की मार है, ठीक है, लेकिन ये बाएं हाथ की मार ऐसे ही नहीं हो जाएगा। इसके लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी, कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है जी, तो आपको केस स्टडी में आपकी एक्सपर्टीज बढ़ाने के लिए हमने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की है। वो ये कि डेली बेसिस के ऊपर आपका जो लेक्चर होगा ना, जो भी क्लास में आपने पढ़ा है और जो नोट्स में लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम कुछ केस स्टडीज तैयार करेंगे डेली बेसिस के ऊपर, लगभग डेली। कभी ऊंच नीच हो जाए, कोई देर हो जाए, कोई नागा हो जाए तो वो अलग बात है। कोशिश हमारी होगी डेली बेसिस के ऊपर आपके साथ आज का जो लेक्चर है, जिस तरह गोल्डन स्टेटमेंट शेयर होंगी डेली, उसी तरीके से आपके साथ केस स्टडी भी शेयर हों। वो केस स्टडी लेक्चर के ऊपर फोकस कर रही होंगी। ठीक है, और इसके अलावा हो सकता है कि कुछ जैसे अगर चैप्टर 1 चल रहा है ना, उसमें 3 कंसेप्ट है, तो चैप्टर पहले लेक्चर में तो सिर्फ पहले कंसेप्ट की केस स्टडी होंगी, लेकिन जब आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे पहुंचेंगे ना, उसमें उस दिन की जो केस स्टडीज होंगी उसमें ज्यादातर केस स्टडी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की होंगी, लेकिन मैं 2-3 केस स्टडीज आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की भी ऐड करूंगा, ताकि आप जब आगे चलते जाए ना तो प्रीवियस रिवीजन भी करते जाएं उस चैप्टर की, प्रीवियस चैप्टर की नहीं, प्रीवियस चैप्टर के लिए कोई और तरीकाकार है। ठीक है, उस चैप्टर की, ताकि जब आप आखिरी डेली बेसिस के ऊपर आपकी एक तरह से उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट रिवाइज होते रहे। ठीक है जी, ये जो केस स्टडीज होगी ये हम खुद बनाएंगे, आई कैप वाली नहीं होंगी। ठीक है, ये आपके लिए अनसीन होंगी। ठीक है, लेकिन ये इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, आपका सिर्फ एनालिटिकल स्किल इस्तेमाल हो, बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए हम इन केस स्टडीज को एमसीक्यूज की शक्ल देंगे। यानी वो केस स्टडी के फैक्ट सारे उतने ही होंगे केस स्टडी जैसे आई कैप की होते हैं, लेकिन एंड पे कुछ ऑप्शंस होंगे कि आपके ख्याल में अब इस पर्सन को या ऑडिटर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, वहां पे उसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा। फायदा क्या होगा आपका, केस स्टडी के सारे फैक्ट्स आप एनालाइज कर लेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा। तो कर लेंगे क्लिक। हाँ, ये लगभग 10 हमने टारगेट रखा हुआ है डेली, 10 केस स्टडीज का। ठीक है, कभी हो सकता है कम हो जाए, 7-8 हो जाए, कभी हो सकता है 12-13 भी हो जाए, ऑन एवरेज 10 का मतलब यह है अगर हमारे 100 लेक्चर्स हैं तो आपने 1000 केस स्टडी लगभग ऐसी कर ली होंगी अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं, जो कि आपके लिए अनसीन है, और जो कंसेप्ट वही होंगे आई कैप वाले। ठीक है, लेकिन वो केस स्टडी आपके लिए अनसीन होगी। ठीक है जी, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रीमियम रिसोर्स ये था। एक प्रीमियम रिसोर्स मैंने आपके साथ क्या शेयर किया आज, गोल्डन स्टेटमेंट। दूसरा प्रीमियम रिसोर्स क्या शेयर किया आपके साथ, केस। ये आपके एलएमएस के ऊपर होंगी, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, ये दोनों चीजें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, गोल्डन स्टेटमेंट्स उनके साथ भी शेयर की जाएंगी, और जो थ्योरी टू प्रैक्टिस केस स्टडीज हैं वो भी इनके साथ शेयर की जाएंगी। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है आप लोगों में एक पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आप लोगों में फिजिकल स्टूडेंट्स में भी और ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी एक पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट करने के लिए आपका लगभग डेली एक लाइव क्विज करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें आप लाइव पार्टिसिपेशन करेंगे, लेकिन ये क्विज समझ लीजिएगा डेली नहीं है, इसमें सम टाइम बाज़ लेक्चर कुछ बड़ा होता है ना, अहम होता है,
तो फिर हम इस क्विज को उस दिन कंडक्ट नहीं करवाते, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लेक्चर्स में कंडक्ट करवाए। आइडिया क्या है इसका, आइडिया सुन लीजिए। कल आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा, घर जाके उसको आपने असाइनमेंट भी की होगी, याद भी कर लिया होगा। आज आपका डेली समझ लीजिए पिछले लेक्चर का टेस्ट है, ठीक है। वो टेस्ट लेकिन आपका होगा लाइव, ठीक है। वो कैसे होगा अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो टेस्ट होगा जिसमें मुझे अंदाजा होगा कि मेरी क्लास का नॉलेज का लेवल किस जगह पे है, कौन से कंसेप्ट्स में वो ओके हैं, कौन से कंसेप्ट्स में नॉट ओके हैं, उन पे मजीद रिवीजन या मेहनत की जरूरत है, ठीक है। इससे आप लोगों में, जैसे मैंने बोला, पॉजिटिव कंपटीशन भी इनहेंस होगा, और सबसे ज्यादा जो मेरे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है वो ये कि ये वाली जो एक्टिविटी है ना, ये आपकी रीडिंग और एनालिटिकल स्किल को इम्प्रूव करेगी। क्योंकि जो लाइव क्विज होगा ना, ये टाइम बाउंड होगा, इसमें कुछ 20 सेकंड 30 सेकंड होंगे, ठीक है। आपने उनके अंदर अंदर उस क्वेश्चन को जो भी आपसे पूछा जाएगा आंसर करना होगा, ठीक है। इससे आपका नॉलेज टेस्ट होगा। तो इसका इस पर लाइव क्विज का पर्पस क्या होगा, एक तो आपको फायदा ये हो जाएगा, आपकी रिवीजन और टेस्टिंग हो जाएगी डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या होगा, आपकी रीडिंग और एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो। ये फौरी तौर पे इंप्रूव नहीं होगी कि 2-4 क्विज कर दिए तो इंप्रूव हो गए, नहीं। ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ये कोई 30-35 दफा आप कर लेंगे ना इसको, फिर आपको इसका सिग्निफिकेंट डिफरेंस समझ। वैसे तो 3-4 क्विज के बाद ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये क्या चीज बनने जा रही है, लेकिन फिर भी जो आपके में परफॉर्मेंस नजर आएगी वो कोई 25-30 दफा जब आप इस एक्टिविटी से गुजर जाएंगे ना, उसके बाद आपको खुद अंदाजा होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो और एनालिटिकल स्किल इंप्रूव हुई है। क्लियर? 3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर की आज। कौन कौन सी? गोल्डन स्टेटमेंट्स, थ्योरी टू प्रैक्टिस, केस स्टडीज, और दूसरा लाइव क्विज। अब लाइव क्विज कैसे होगा ये सुन लीजिए, ठीक है। ये अगर तो कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे पहले कोई सब्जेक्ट मेरे से पढ़ा है तो उनको अंदाजा होगा, वो menti.com एक साइट है जिसके ऊपर जाके हम इस क्विज को कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि स्टूडेंट कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इससे पहले इस क्विज में कभी पार्टिसिपेशन नहीं की, खासतौर पे हो सकता है ऑनलाइन में हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हो। तो मैं स्क्रैच से आपके साथ आज ये आपको इस सिस्टम को समझाऊंगा, लेकिन कल से फिर हम सिस्टम को नहीं मैं समझाऊंगा, कल से डायरेक्ट हम टेस्ट क्विज किया करेंगे। डन जी? चलिए, अच्छा, ये जो आइडिया है इसका वो क्या है, लाइव पार्टिसिपेशन चाहिए आपसे। इसके लिए आपके पास इस क्विज में पार्टिसिपेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिस पे इंटरनेट एक्टिव हो, आपका कोई ना कोई पैकेज एक्टिव हो। ये चीजें आपसे रिक्वायर्ड है। क्लास के स्टार्ट में हुआ करेगा क्विज, मैं आपको टाइम डेली बता दिया करूंगा। टाइम इसलिए बताना जरूरी है ताकि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो है ना, उनको पता हो कि ये 7:20 पे सर ने स्टार्ट कर देना है। आज तो चूंकि सिस्टम आपके साथ शेयर कर रहा ना, आज हो सकता है कि टाइम जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो, लेकिन कल से मैं आपको टाइम बता दिया करूंगा, लगभग उस टाइम में हम क्विज को स्टार्ट करेंगे ताकि ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है उनको पता हो कि इस टाइम पे क्विज स्टार्ट होने जा रहा है, वो पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकें। ठीक है जी? फर्ज कीजिए कि मैंने बताया 7:20 पे क्विज स्टार्ट होगा सुबह, तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो आपने घर में बैठे होंगे और आप जो क्लास में बैठे होंगे, आपने 7:20 पे इंश्योर करना है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपके पास मोबाइल हो और उसमें इंटरनेट एक्टिव हो। अमूमी तौर पे मोबाइल को मैं डिस्करेज करता हूं, ऐसा ही है ना, आपको भी कहा ओरिएंटेशन में बोला था, लेकिन सम टाइम उस्ताद की इजाजत के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस्ताद आपको वो इस्तेमाल बताएगा जो आपके लिए फायदेमंद हो। आप खुद से करेंगे ना तो हो सकता है कोई ऐसा इस्तेमाल कर ले जो मुनासिब नहीं। तो क्लास में आना है, मोबाइल, स्मार्टफोन और इंटरनेट। अब मैं एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन के ग्रुप में, और फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल वाले ग्रुप में। जैसा कि आज के क्विज का लिंक
हम आपके ग्रुप्स में शेयर करने वाले हैं। देखिए, क्या आपको ये लिंक मिला? ये इस लिंक पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने मोबाइल पे कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो आपको एक साइट पे ले जाएगा। एक आपके सामने डिस्प्ले नजर आएगा। डिस्प्ले में ये इंफॉर्मेशन होगी, कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस बाय मोहम्मद आसिफ FCA क्विज लेक्चर नंबर 1। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे डिस्प्ले हो रही है तो इसका मतलब है आप सही जगह पे पहुंच चुके हैं। कितने स्टूडेंट्स के इसके मोबाइल पे ये डिस्प्ले हो रहा है, जरा बताइए। पहुंच गया जो इस जगह पे, शाबाश। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, हाँ, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं। नहीं वाईफाई नहीं, वो आपको खुद ही अरेंजमेंट करनी पड़ेगी इसकी। तो नेक्स्ट, हाउ टू प्ले। आपके लिए ये प्रोसेस फॉलो करना जरूरी। ये एक मैनुअल प्रोसेस होता है। जिन स्टूडेंट्स के पास लिंक ना हमने शेयर करना होगा, बाज़ औक़ात हमने लिंक शेयर नहीं करना होता, तो स्टूडेंट को हम कहते हैं एक साइट पे जाएं, उस साइट का नाम है menti.com। उस पे जाके एक कोड एंटर करना होता है, ये जो 78437572 है। लेकिन ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ये क्यों रेलिवेंट नहीं है भला? क्योंकि आपको लिंक शेयर कर दिया है। लिंक के साथ बड़ी आसानी से आपने सिर्फ क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्विज में, आज के क्विज में 10 क्वेश्चन है, लगभग इतने होंगे, कभी 7 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, शायद कभी 11-12 भी हो जाए। लगभग 9-10 क्वेश्चन होंगे ऑन एवरेज हर क्विज में। आपने क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना होगा। अच्छा, जब आपने आंसर देना है तो याद रखिएगा 2 चीजें होंगी जो आपको टॉप पोजीशन पे लेके जाएंगी। नंबर 1 करेक्ट आंसर, नंबर 2 क्विक आंसर। जितनी जल्दी आंसर देंगे उतने ही आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। आंसर आपका करेक्ट भी होना चाहिए और क्विक भी। अगर सारी क्लास ने सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दे दिया ना, सिस्टम फिर भी टॉप 10 स्टूडेंट्स को हाईलाइट करके हमें बताएगा। वैसे तो हर स्टूडेंट की पोजीशन डिस्प्ले हो रही होगी आपके मोबाइल पे, मतलब आपकी अपनी पोजीशन डिस्प्ले हो रही होगी, लेकिन सामने आपको प्रोजेक्टर पे टॉप 10 पोजीशन, उस टॉप 10 पोजीशन को हम प्राइज शेयर करें। भैया प्राइज है हमारे पास, गुड, प्राइज शेयर करेंगे हम उन टॉप 10 पोजीशन एप्रिसिएशन के लिए, ठीक है जी। तो आपने ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। हाँ, जब आपने ज्वाइन करना है तो अपना CRN लिखना है, वरना सिस्टम बाय डिफॉल्ट आपको कुछ नाम एलोकेट कर देगा। वो नाम अजीबोगरीब से होते हैं, वो फॉरेनर्स के नाम होते हैं, गुरु के नाम होते हैं। तो वो फिर हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि टॉप पोजीशन किस स्टूडेंट की है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना है, CRN लिखना। अगर आपने CRN नहीं लिखा होगा तो फिर हो सकता है प्राइज आपको ना मिल सके, आपका प्राइज किसी दूसरे को मिल जाए। CRN लिखना है। रीडिंग टाइम 25 सेकंड का होगा, 25 सेकंड के अंदर आपने आंसर करना होगा, ठीक है जी। और जब कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद जब टाइम खत्म हो जाएगा ना, जैसे 25 सेकंड का, आपको 2 तरह के रिजल्ट नजर आएंगे। एक रिजल्ट अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, वो रिजल्ट सिर्फ आपका होगा, मुझे उससे गर्ज नहीं है इन भाईजान ने अटेम्प्ट किया है, इनका रिजल्ट क्या आया, पास या फेल, ये सही आंसर दिया या गलत दिया, इन्होंने सही आंसर, मुझे इससे एज टीचर, इससे इंडिविजुअल स्टूडेंट से गर्ज नहीं है। मुझे रिजल्ट है क्लास के ओवरऑल रिजल्ट से कि इस क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया। वो जो ओवरऑल एग्रीगेट रिजल्ट है वो सामने प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले होगा,
और जो इंडिविजुअल रिजल्ट है आपका अपना, वो आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। वो कॉन्फिडेंशियल है ना, किसी दूसरे को तो नहीं पता चलना चाहिए कि आपने गलत जवाब दे दिया, ऐसा ही है ना। हाँ, तो इंडिविजुअल रिजल्ट आपके मोबाइल की स्क्रीन पे होगा, प्रोजेक्टर पे कंबाइंड रिजल्ट होगा। एंड पे जो भी कंबाइन, जो एंड पे रिजल्ट डिस्प्ले होगा, में जो टॉप 10 पोजीशन, 10 है 5 है, टॉप 10 पोजीशंस है, इनके साथ हम प्राइस शेयर करेंगे। ठीक है जी। अभी आपके सामने मोबाइल पे वो आपसे नाम पूछेगा, आपने अपना CRN एंटर करना है। ठीक है जी, क्या एंटर करना है? CRN, शाबाश। ठीक है जी, तैयार है जी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है, आपने वहां पे इसके करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन रीजन एन ऑडिट इज नेसेसरी इन ए कंपनी? मेन रीजन क्या है? इट इंश्योर दैट डायरेक्टर मेक फाइनेंशियल डिसीजन दैट इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट। नहीं, कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज करना ऑडिट का मकसद नहीं होता। क्या है? इट प्रोवाइड शेयर होल्डर विद एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ हाउ डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी। डायरेक्टर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं कंपनी। इट रिप्लेस द नीड फॉर डायरेक्टर, नहीं, इट इंश्योर्स दैट एम्प्लॉइज आर करेक्टली रिपोर्टिंग देयर वर्क टू डायरेक्टर्स। नहीं 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 नहीं, ये वर्क टू डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करने के लिए तो होता नहीं है, ये तो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करने के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। What best describe the role of directors in relation to shareholders? डायरेक्टर का शेयर होल्डर के साथ रिलेशनशिप है, इसको कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर? शाबाश, ए स्टेटमेंट। दे एक्ट एज एजेंट मैनेजिंग द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। शाबाश, ठीक है। डी, इसके बाद सेकंड ऑप्शन डी 4 स्टूडेंट सेलेक्ट किया, ये क्यों गलत है? दे रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर शेयर होल्डर्स एक्ट इन द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट। शेयर होल्डर ने तो एक्ट करना ही नहीं है, वो तो पैसे फेंक के बिजनेस में वो चले गए हैं, वो तो साल बाद आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाउ डज स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रमोट अकाउंटेबिलिटी? इसमें अहम लफ्ज क्या था स्टेटमेंट के अंदर? अकाउंटेबिलिटी। उसने स्टीवर्डशिप का वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का वर्ड। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है, कैसे प्रमोट होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके। तो अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक किससे है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। तो यहां पे हाउ डज स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रमोट अकाउंटेबिलिटी? इट कंफर्म दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट। यानी अगर डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को देंगे, तभी तो हम कहेंगे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी अपनी पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ये रहा जी।
लैंडर्स क्यों रिक्वायर करते हैं? लैंडर्स किसको बोलते हैं पता है ना आपको? बैंकर को, जिन्होंने लोन देना है। वो क्यों रिक्वायर करते हैं ऑडिट को? लैंडर्स नीड एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लायबल बिफोर अप्रूविंग लोन्स, क्योंकि उन्हें देखना होता है क्या कंपनी के पास इतनी एसेट्स हैं कि जो वो लोन दे रहे हैं, बाद में अगर कंपनी रीपे ना कर पाई तो फिर वो उसके एसेट्स को बेच के हम रिकवर करवा सके। सिक्योरिटी के तौर पे लोन रखने होते हैं ना, तो सिक्योरिटी कितनी अमाउंट की पड़ी है, एसेट्स कितनी अमाउंट के पड़े हैं, ये जानना जरूरी है। वो ऑडिट से ये जानते हैं। नेक्स्ट, लेंडर यूज ऑडिट टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर द कंपनी। नहीं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट से मुराद होता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अमूमी तौर पे हम ये लेते हैं, तो वो तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ लोन देना है। तो पहली ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ये रहा जी। ऑडिट इंटरनल कंट्रोल को कैसे इंप्रूव करता है? इंटरनल कंट्रोल कल हमने पढ़ा था ना, क्या मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल का? वो सिस्टम कंपनी का ना, इंटरनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ठीक है। बाय आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिकमेंडिंग इंप्रूवमेंट्स, बाय डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर्स। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल से फ्रॉड एंड एरर भी किसी हद तक डिटेक्ट होते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं होती, दे विल नॉट हैपन अगेन। फ्यूचर की तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती ना। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ये रहा। Why do statutory audits enhance the credibility of financial statements? कैसे? They provide independent review. शाबाश, correct. Next question 7. रिफ्रेश कर लें, बाज़ वक़्त नेट में प्रॉब्लम की वजह से वो हो जाता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपका कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं भी पार्टिसिपेट कर पाए, फिर भी आप देखते रहे, असल मकसद तो लर्निंग है, अर्निंग नहीं है। वो भी हो जाए साथ तो अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कुछ कंपनीज हालांकि उनके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, वो क्यों करवाएंगी ऑडिट? क्यों करवाएंगी, क्या रीजन है? टू स्ट्रेंथन ट्रस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ट्रस्ट बढ़े लोगों का। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन 8 ये राज। Which of the following is a key advantage of having a statutory audit? जी, शेयर होल्डर को तसल्ली होता है कि कंपनी प्रॉफिट हर साल कमाएगी, ये गारंटी तो नहीं होती ऑडिट करवाने से, फ्यूचर की गारंटी तो नहीं होती कि फ्यूचर में कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। क्या है? इट इंक्रीजेस ट्रस्ट इन कंपनीज पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जी, ये अभी भाई ने स्टार्ट में क्वेश्चन भी पूछा था, वही आ गया क्विज में। स्मॉल कंपनी में डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स सेम भी हो सकते हैं, क्या वहां पे भी स्टिल कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा या नहीं होगा?
होगा एनहेंस, हाँ जी ए, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन ये रहा। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका एक बड़ा कंसेप्ट बिल्ड कर रहा है ये छोटा सा क्वेश्चन। An audit guarantees that financial statements are completely free from errors and fraud. दो अल्फाज अहम है, गारंटी और कंप्लीटली। क्या ऑडिट से सारे के सारे एरर्स और फ्रॉड डिटेक्ट हो जाते हैं? नहीं, मेजर तो कह सकते हैं आप, हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं होते। वो एक लफ्ज हमने बोला था, कौन सा? मटीरियल। इममटीरियल वाले हो सकता है ना हो, मटीरियल वाले हो सकता है कि हो जाए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए, अच्छा, अब जब नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो सामने पूरी क्लास का रिजल्ट, टॉप 10 पोजीशंस आएंगी। आपके मोबाइल के ऊपर आपकी अपनी पोजीशन आएगी। अगर किसी की फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट डिस्प्ले होगा। 7th पोजीशन 7 डिस्प्ले होगा। अगर किसी की 37th पोजीशन है तो 37 डिस्प्ले हो रहा होगा। तो जिन स्टूडेंट्स की टॉप 10 पोजीशन है उन्होंने हैंड रेज करना है ताकि हम उनको प्राइस शेयर कर सके। अगर ऑनलाइन वाले में से किसी स्टूडेंट्स का की टॉप 10 में से कोई पोजीशन है तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपने पास संभाल लेना है स्क्रीनशॉट। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने खास तौर पे, फिजिकल वाला तो लाइव दिखा लेगा ना एविडेंस, ठीक है, कि सर ये सबूत है मेरा कि मेरी पोजीशन आई है। ऑनलाइन वाले को स्क्रीनशॉट अपना संभाल के रखना होगा और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जब आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, हमारा टीम मेंबर आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको प्राइस शेयर कर देगा, वो जैज कैश या इजी पैसा वगैरह के जरिए से। प्राइस तो प्राइस है ना। चलिए, ये है अब लीडर बोर्ड हमारा। ये वाटसन भाई है जी, फर्स्ट पोजीशन में वाटसन भाई। इनको प्राइस हमने बोला था ना, सीआर ना 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 भाई ठहर जाए, हमने स्टार्ट में बोला था सीआरएन लिखना जरूरी है, ठीक है, वरना प्राइस हो सकता है कि ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पहला दिन है, शाबाश। पहले पर सेकंड पोजीशन किन की है? शाबाश, बताइए। सेकंड पोजीशन किन की है? शाबाश, प्राइस शेयर कीजिए। थर्ड पोजीशन किन की है? फटाफट बताइए। थर्ड पोजीशन हाइब्रिड में भी नहीं, फिजिकल में, ऑनलाइन में होगी मेरा ख्याल है। फोर्थ पोजीशन, शाबाश। फिफ्थ पोजीशन, हाइब्रिड में क्यों नहीं पोजीशन आ रही? हाइब्रिड में क्या अकलमंद लोग, इंटेलिजेंट लोग नहीं बैठे हुए? सिक्स्थ पोजीशन, ये ले फिर। नहीं, हाइब्रिड में नजर भी आ रहा था कि नहीं नजर आ रहा था? हाइब्रिड क्लास में बताइए जी, जी बताइए मेरे भाई जी, थोड़ा सोचिए, बोलिए। अच्छा, पोजीशन है, शाबाश शाबाश। सिक्स पोजीशन किन की है? 7th पोजीशन। 8th पोजीशन किन की है? 8th पोजीशन, ये हाइब्रिड क्लास में, शाबाश। रूम नंबर 6 में है। 9th पोजीशन, 10th पोजीशन, शाबाश। चलिए, ठीक है। वैसे आपका ये जो पोजीशन है, टॉप 10 में से कोई पोजीशन है, आप अगर चाहें तो इसको अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। क्या देखें, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता है, ठीक है, ताकि आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को पता चले कि आप पढ़ भी रहे हैं और क्लास में पोजीशन भी ला रहे हैं। बस इसमें एक रिस्क है, जब आप ये शेयर करेंगे उनको पता चल जाएगा आप सीए कर रहे हैं, वो आपसे रिजल्ट भी पूछेंगे फिर। तो ये बहरहाल, चलिए, ये क्लियर हो गया। ये चूंकि आज पहली दफा हम इसको लॉन्च कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है। कल से हमारा टारगेट है कोई तकरीबन 12 से 15 मिनट में एक क्विज कंप्लीट हो जाया करेगा। आप बाद में इसको घर बैठ के दोबारा तसल्ली से रिव्यू करना चाहते हैं, उसका भी चले हम कोई सिस्टम कोशिश करेंगे निकाल दें, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, भाई कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में रखने के लिए हमारे पास बाद में भी ऑफलाइन भी अगर अवेलेबल हो तो हम कोशिश करेंगे, अगर अवेलेबल हो जाए तो वो भी शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब कल आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट किया? जरा हाथ उठाइए। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है, ठीक है, तकरीबन सबने किए। क्वेश्चंस को फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हम शेयर कर लें। पहला क्वेश्चन,
ये आपका ऑडिट का पहला पास पेपर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पास पेपर का है, ठीक है। कैसे पता चला पास पेपर का क्वेश्चन है? उसके एंड पे लिखा आई कैप कैफे लेवल स्प्रिंग 2017 में क्वेश्चन नंबर 6 भी था। और फिर इसके साथ ही साथ नीचे आई कैप का क्वेश्चन बैंक भी है ना, उसका भी रेफरेंस दे दिया गया है ताकि आपको तसल्ली रहे। जैसे हम नोट्स पढ़ते हुए आई कैप की बुक का रेफरेंस देते हैं ना, कि आपको पता चलता रहे कि आई कैप की बुक में किस जगह पे मौजूद है, वहां पे जो क्वेश्चंस होंगे ना उनमें भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस देते रहेंगे ताकि आपको तसल्ली रहे कि साथ साथ आई कैप का क्वेश्चन बैंक भी कवर हो रहा है। लेकिन हमारी जो एक्चुअल प्रैक्टिस होगी वो आई कैप के क्वेश्चन बैंक से कई गुना ज्यादा होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। यानी आई कैप का क्वेश्चन बैंक तो कवर हो ही रहा होगा, कुछ उसके अलावा भी क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बताया था ऑडिट के पेपर में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह के? एमसीक्यूज आते हैं क्या? नहीं आते। कौन सी तरह के क्वेश्चन आते हैं? रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन और केस स्टडी, रटे वाला सवाल और केस स्टडी। देखिए इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है, तरीकाकार डिफरेंट है। क्या कैसे अटेम्प्ट करना है वो बाद में बताऊंगा। पहला स्टेप है हम दोनों को डिफरेंशिएट तो कर लें कि हमें क्वेश्चन को देख के ये तो पता चल जाए ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है या केस स्टडी का क्वेश्चन है। जरा मुझे बताइए आपके सामने जो क्वेश्चन है क्या लग रहा है आपको? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। शाबाश। कैसे पता चला? याद रखिए निशानी, अमूमी तौर पे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अमूमी निशान। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन अमूमन छोटा होता है और इसमें इंफॉर्मेशन जनरल होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। छोटा क्वेश्चन जनरल इन्फॉर्म, यानी इसमें आपको किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी पर्सन का नाम, डेट्स, ठीक है, इस तरह की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है आपको? केस स्टडी के अंदर। कंपनी का नाम होता है, इंडिविजुअल्स का नाम होता है, इंडिविजुअल की पोजीशन डिस्कस हुई होती है, ठीक है, डेट्स आ जाती हैं बाज़ औक़ात, ठीक है। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है, नजर आ जाए तो इससे आपने अंदाजा लगा लेना ये केस स्टडी हो सकती है। तो ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। भाई ये होता ही कंपनी के कंटेक्स्ट में यूज है, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिमिटेड कंपनी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे अहम अल्फाज पता है क्या है? स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी। और मैं ये चाहता हूं कि आइंदा से आप क्वेश्चन के अंदर जो हर अहम लफ्ज है ना, उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दें, ठीक है। आपने शायद, मैं छोटा था किसी जगह पे मैंने ये पढ़ा था कि जो हकीम लुकमान के बारे में, कि हकीम लुकमान को जो जड़ी बूटियां होती थी वो खुद बता दिया करती थी हम किस मर्ज की का इलाज है। ऐसा आपने भी शायद पढ़ा हो। तो मुझे बताइए कि क्या जड़ी बूटियों को जुबान लग जाती थी, वो खुद बताते थे कि हम किस मर्ज की इलाज है? ऐसा तो नहीं होता, जुबान तो नहीं लगती होगी ना, तो फिर ये मुहावरा क्यों बना? इसलिए कि वो उनको देखते ही पहचान जाते होंगे, ठीक है, अंदाजा है मेरा। जैसे वो किसी पहाड़ी इलाके की जड़ी बूटी है उसकी कोई और खुसूसियात होंगी, कोई जंगली इलाके की जड़ी बूटी है उसकी कोई और खुसूसियात होगी, किसी जड़ी बूटी का रंग अगर सब्ज है उसकी कुछ और खुसूसियात होती होंगी, उसका रंग लाल, उसकी कोई इस तरह का होगा ना, इस तरह के रूल्स होंगे उनके अपने जो भी प्रोफेशन के है। अच्छा, हम उसकी तो वो तो सिर्फ मिसाल आपके सामने रखी है। अब सुने, अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो ना, ये तो मैंने एक मेडिकल की फील्ड के एक्सपर्ट बंदे की आपको मिसाल दी ना, अगर आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो तो आपको अपनी फील्ड में जो एक एक लफ्ज है ना उसके पीछे क्या मतलब छुपा हुआ है वो पता चल जाता है। अब मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, जिस तरह हकीम लुकमान को जड़ी बूटियां बता देती थी कि हम किस मर्ज के इलाज हैं, उसी तरह अगर आप अपने इस सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो आपका सवाल आपको बताएगा कि जवाब क्या है। क्या बोला? आपका सवाल ही जो एग्जाम में आया है वो बताएगा कि जवाब, इस सवाल का जवाब क्या है। लेकिन आपने करना क्या है? उस क्वेश्चन के अंदर कुछ अल्फाज छुपे होंगे जो अहम होंगे। कुछ अल्फाज अहम होते हैं, कुछ अल्फाज अहम नहीं होते। आपने ये स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सके कि इसमें कौन सा लफ्ज अहम है, कौन सा लफ्ज अहम नहीं है। अब ऑडिट के इसमें बहुत से अल्फाज, इसमें कोई 12-15 अल्फाज तो होंगे, सारे अल्फाज अहम
नहीं है। ठीक है, तो अभी चूंकि अगर आपने क्लास ली है, घर जाके पढ़ा है, तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा इस पूरी लाइन में दो अल्फाज कौन से अहम हैं, स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी। अब आप एक आदत बना लीजिए, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसमें जो अहम अल्फाज होंगे उसको अंडरलाइन करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये अल्फाज अहम हैं, इनके ऊपर मैंने फोकस करना है। स्टीवर्डशिप को अंडरलाइन करें और अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और मैं चाहता हूं आप और भी पहचाने। वैसे तो छोटा सा सवाल है, मैं तो आपसे सबने कर लिया होगा, मैं अगर ये भी क्या कि आगे निकल जाता ना भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मुझे पूरा यकीन है आप में से सब स्टूडेंट ने यही कहना था सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे निकल सकता। लेकिन असल मकसद ये क्वेश्चन करवाना नहीं है, आपको समझाना है कि क्वेश्चन को आपने एनालाइज कैसे करना है, रीड कैसे करना है, इसमें अहम इंफॉर्मेशन कैसे पिक करनी है। इसके अंदर एक चीज और नोट कीजिए, आई कैप ने क्या किया है, स्टेटमेंट एक है लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन एक नहीं दो है। स्टीवर्डशिप को अलग आपने, ये अलग कंसेप्ट है, ये एक स्टेटमेंट के अंदर उसने दो कंसेप्ट पूछे हैं। स्टीवर्डशिप का कंसेप्ट अलग है और अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, आई कैप चाहता तो इसको बुलेट बना के भी तो दे सकता था, पार्ट ए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप, पार्ट बी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्या नहीं कर सकता था? ये कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। वो शातिर है, शातिर समझते हैं ना, वो शातिर है, वो चालाक है। उसका मकसद है आपका नॉलेज टेस्ट करना। ठीक है, और आपकी, और सिर्फ नॉलेज नहीं, जो एग्जाम होता है ना वो सिर्फ नॉलेज की गेम नहीं होती, वो आपके नर्व्स भी टेस्ट कर रहा होता है, वो आपको हिला जुला के कॉन्फिडेंस भी टेस्ट कर रहा होता है। मुझे बताइए, आप गैस कर सकते हैं उसने क्यों नहीं इसको क्लियरली डिफरेंशिएट किया पार्ट ए और पार्ट बी में? एक कंटिन्यूअस स्टेटमेंट के अंदर दो कंसेप्ट क्यों पूछे? बताइए, हाइब्रिड क्लास में से कोई स्टूडेंट बताए? शाबाश। रूम नंबर 6 में से कोई स्टूडेंट बताएं? शाबाश। कोई स्टूडेंट बताए? या रूम नंबर 4 में से बताएं? कोई स्टूडेंट ये मुझे बताए क्वेश्चन क्या है मेरा? आई कैप ने इस एक सेंटेंस में दो कंसेप्ट पूछे, इस पे एग्री करते हैं? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आई कैप इनको अलग अलग पार्ट ए स्टीवर्डशिप, पार्ट बी अकाउंटेबिलिटी करके भी पूछ सकता था, उसने इकट्ठा क्यों किया है, अलग अलग क्यों नहीं किया, क्लियरली डिफरेंशिएट क्यों नहीं? एक मिनट है, पहले हाइब्रिड वाले। हाइब्रिड में शाबाश, हाइब्रिड में मेरे भाई जो सामने बैठे हुए हैं फ्रंट पे, हाँ जी, जिनका प्राइज आया था, शाबाश, ये बताएं। हाँ जी, हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बताया, क्योंकि इसमें रिस्क है कि बच्चे इसको समझे शायद उसने एक ही चीज पूछी है, वो जल्दी जल्दी में, एग्जाम का एक प्रेशर होता है। अभी जो चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से नजर आ रही है ना, जब एग्जाम में बैठ के जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं ना, तो सामने की चीजें भी बाज़ औक़ात नजर नहीं आ रही होती। ये तो मेरा अपना तजर्बा भी है। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट था, ऐसे होता था बाज़ औक़ात, जल्दी जल्दी में वो घर आते थे, पेपर खोलते पता चलता था ये भी लिखा हुआ। तो जल्दी जल्दी में कुछ सारे स्टूडेंट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि एक रिक्वायरमेंट को स्किप कर दें। अगर पार्ट ए और बी अलग अलग क्लियरली डिफरेंशिएट करेगा ना, तो बच्चे की आदत होती है पार्ट ए किया उसको टिक कर दिया, पार्ट बी किया उसको टिक कर दिया, तो अगर पार्ट बी रह गया होगा ना तो एंड पे पता चल जाएगा। आई कैप चाहता है कि आप पेपर का कुछ हिस्सा छोड़ भी दें और आपको पता भी ना चले आपने छोड़ा है। तो जब आई कैप ये कार्रवाई, ये तरीका वारदात, बहुत से तरीका वारदात है, ये तरीका वारदात करना चाहता है आपके साथ, तो फिर क्या करता है? एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो कंसेप्ट पूछ लेता है। आपने फिर क्या करना है? इसको अंडरलाइन करके खुद से ए बी या 1 2 कर दें, ताकि आपको पता हो कि इसमें दो चीजें मैंने लिखनी है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? ये तरीका वारदात समझ आ गया आपको? पहला तरीका वारदात आई कैप का क्या है? क्या करेगा? इकट्ठे करता है, एक क्वेश्चन में दो कंसेप्ट। नेक्स्ट, अच्छा ये है केस स्टडी, लेकिन मैं अब इसको कल डिस्कस करूंगा। आज मैं चाहता हूं कि हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करें, क्योंकि इसको भी तसल्ली से डिस्कस करना है ना। ये आपकी जिंदगी की पहली केस स्टडी है, तो जिंदगी की पहली केस स्टडी तो स्पेशल होती है ना, इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कल। आज हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था ऑडिट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उनका रोल हमने सीखा था क्या है।
फिर हमने सीखा था एडवांटेजेस सीखे थे, ठीक है। तो ये हमारे स्टार्ट था, पहला कंसेप्ट डन। आज दूसरा कंसेप्ट, आज क्या सीखने जा रहे हैं हम? आज हम सीखने जा रहे हैं डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट। अच्छा, इसमें पहले तो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इस लफ्ज को, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या है प्रोफेशनल वर्ल्ड में? एंगेजमेंट का मतलब है, एंगेजमेंट का मतलब है कोई भी सर्विस, जॉब, प्रोजेक्ट, कोई भी काम जो किसी को दिया जाए, ठीक है, जैसे टास्क जो दिया जाए। प्रैक्टिस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उन्होंने अपनी एक फर्म बनाई होती है, बिजनेस, वहां पे चंद लोग बैठे होते हैं। तो कंपनी के कुछ लोग आके उस फर्म वालों से कहते हैं आप हमारा ये काम कर दीजिए, आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर दीजिए, आप हमारी टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए। इस टास्क को हम कहते हैं एंगेजमेंट, ठीक है। प्रैक्टिस में दो बड़ी एंगेजमेंट्स होती हैं, एक होती है एश्योरेंस एंगेजमेंट, एक होती है नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, सीफैप में है, कैफ में हमारे सिलेबस में कभी कभार सिर्फ इंट्रोडक्शन आएगा इसका, वरना वो डिटेल में डिस्कशन सीफैप। कैफ में कौन सी एंगेजमेंट है, सिर्फ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन सी एंगेजमेंट्स होती हैं? जिनमें हम किसी चीज को चेक करके अपने क्लाइंट को, उस कंपनी को जिसने हमें अपॉइंट किया है, हम उसको ये श्योरिटी देते हैं। हम क्या देते हैं? श्योरिटी देते हैं कि सर हमने ये चीज चेक कर ली है और ये चीज ठीक है। जब इस नेचर की एंगेजमेंट हो, इसे हम क्या कहते हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसको एश्योरेंस एंगेजमेंट क्यों कहते हैं भला? क्योंकि ये ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें हम एज ऑडिटर क्लाइंट को कुछ ना कुछ एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं उसका, किस चीज के ऊपर? जिसको हमने चेक किया है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने ये इन आसान अल्फाज में बताऊं, एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट का दूसरा नाम है। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ऑडिट का दूसरा नाम। लेकिन ऑडिट है जैसे होता है ना, कुछ लोगों का बाज़ औक़ात कुछ प्यार का नाम होता है, ठीक है। किसका नाम सलमान है फॉर एग्जांपल, घर वाले बाज़ औक़ात उसको कहते हैं सनी भाई, सल्लू भाई, सल्लू भाई, ठीक है। तो एक सरकारी नाम है, प्रोफेशनल नाम, वो है एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक है प्यार का नाम, प्यार का नाम क्या है? ऑडिट, ऑडिट, ठीक है। तो है एक ही बात, थोड़ा सा फर्क है। तो वो कहता है कि मैं आपको अब क्या सिखाने लगा हूं? मैं आपको ये सिखाने लगा हूं कि एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, ऑफिशियल डेफिनेशन। और फिर मैं क्या सिखाऊंगा आपको? एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट के एश्योरेंस एंगेजमेंट में के कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन और एलिमेंट। आपने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है? बिजनेस लॉ में कोई भी कंसेप्ट होता था ना, तो उसके साथ होता था एसेंशियल्स, हैं? कॉन्ट्रैक्ट है, उसके एसेंशियल, डेफिनेशन दे कॉन्ट्रैक्ट की, उसके एसेंशियल बताए, कंसीडरेशन, डेफिनेशन दे, उसके एसेंशियल बताएं। तो ये भी असल में वही है। एश्योरेंस एंगेजमेंट की पहले आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? एसेंशियल्स, उसका नाम है एलिमेंट्स, है एसेंशियल, कि उसमें क्या क्या चीजें होना जरूरी है, ठीक है जी। तो हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टडी करेंगे। खत्म, आज सिर्फ इतना ही काम करना है। फिर कुछ गपशप लगाएंगे, कुछ एक चंद एक एग्जांपल्स के साथ, साथ साथ केस स्टडी भी तैयार करनी है ना, तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम डिस्कशन भी करेंगे एंड में। तो पहले डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन एक है सरकारी जो ये लिखी हुई है, एक है गैर सरकारी डेफिनेशन। पहले कंसेप्ट बिल्ड कर देते हैं, रटे की तरफ बाद में जाएंगे। पहले गैर सरकारी डेफिनेशन सुन लें। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंस। आपको याद होगा कल ऑडिट में भी मैंने आपको ये बताया था, ऑडिट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंस। तो बेसिकली ऑडिट और एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ही चीज है, ठीक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? इसमें होता है भाईजान, एक होता है शेयर होल्डर, एक होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। फिर एक ऑडिटर होता है, ऑडिटर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है कि वो आईएफआरएस के मुताबिक ठीक बनी है कि नहीं बनी। और वो ये जो चेकिंग करता है तो कुछ सबूत भी इकट्ठे करता है। कुछ क्या करता है? सबूत भी इकट्ठे करता है। फिर अगर उन सबूतों से उसे पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक ठीक बनी है तो वो एक रिपोर्ट लिखता है शेयर होल्डर के नाम पे, जिसमें वो बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। और अगर उसके सबूतों से उसे पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक नहीं हैं, इनमें कुछ गड़बड़ है, तो भी ऑडिटर एक रिपोर्ट लिखता है शेयर होल्डर के नाम। लेकिन अब की बार इस रिपोर्ट में ऑडिटर क्या लिखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, इनमें ये गलती है भैया, फिक्स एसेट्स की तो इन्होंने डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं की, इसमें ये गलती है भैया कि डेटर्स के ऊपर प्रोविजन ही चार्ज नहीं की, इन पे ये गलती है भैया कि इन्होंने सेल्स को ओवरस्टेट किया हुआ है, जो भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर बताइए एश्योरेंस एंगेजमेंट का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या होती है ये एश्योरेंस एंगेजमेंट में? एक शेयर होल्डर होते हैं, वो मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, ऑडिटर उसको चेक करता है आईएफआरएस के मुताबिक है कि नहीं। इस चेकिंग में उसे कुछ एविडेंस मिलता है, अगर एविडेंस ये साबित करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है आईएफआरएस के मुताबिक, ऑडिटर रिपोर्ट देगा शेयर होल्डर्स को, और क्या रिपोर्ट देगा? ओके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो तो फिर ऑडिटर क्या रिपोर्ट देगा कि भैया इसमें कुछ गड़बड़ है, नॉट ओके। या तो रिपोर्ट ओके की होती है या नॉट ओके की होती है, ठीक है। वैसे ही आपको बता दूं, ओके की रिपोर्ट को टेक्निकली हम कहते हैं अनमोडिफाइड, और नॉट ओके वाली रिपोर्ट जो होती है ना, इसके कुछ नाम है, 3 नाम है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है। इसको यूं समझ लीजिए, मोडिफाइड जब सब कुछ ठीक होता है तो उस जो ऑडिटर ओपिनियन दे रहा होता है, बात कर रहा होता है रिपोर्ट में, उसे क्या बोलते हैं? अनमोडिफाइड। और जब कुछ गड़बड़ होती है तो उसे क्या बोलते हैं? मोडिफाइड। तो बताइए, हाँ उसके आगे कुछ नाम है वो बाद में पढ़ेंगे। हाँ तो बताइए शेयर होल्डर किस लफ्ज को सुन के खुश होंगे, अनमोडिफाइड को कि मोडिफाइड को? अनमोडिफाइड को। ये चीज शाबाश, क्योंकि इसका मतलब है फाइनेंशियल में ठीक है, वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग। ये तो हो गया हमारा एक कंसेप्ट। आइए देखते हैं जरा स्टैंडर्ड ने इसे टेक्निकल वर्ड में कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट बैकएंड पे आपके जहन में आ जाए क्या है? ऑडिट, यानी वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस ये कंसेप्ट ये आपके जहन में। लेकिन एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर के साथ, हमने उसको स्टैंडर्ड की कंप्लीट डेफिनेशन देनी होगी। डेफिनेशन क्या कहता है भैया? एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट, ऐसी एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर, जिसमें कोई प्रैक्टिशनर होगा, ऑब्टेन्स एविडेंस, वो कोई एविडेंस इकट्ठा करेगा। एक प्रैक्टिशनर होगा, वो एविडेंस इकट्ठा करेगा किस चीज के बारे में? अबाउट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कहते हैं वेरिफिकेशन को। वैल्यूएशन किसको कहते हैं? वैल्यूएट करना मतलब वो एक प्रैक्टिशनर होगा, वो एविडेंस इकट्ठा करेगा, वेरीफाई करते हुए, किस चीज को वेरीफाई करते हुए? किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर को, किसी ना किसी चीज को। हमारे सिलेबस की हद तक जिस चीज को वेरीफाई किया जाता है, जिस चीज को वैल्यूएट किया जाता है, वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जब आप सीफैब लेवल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो वेरीफाई करते ही करते हैं, हम नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करते हैं। अब ये आपने पहली दफा सुना होगा नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आज तक तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही काउंटिंग में सुनते हैं। ये नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ये भी होती हैं। फर्क सुने।
मैं ये कहता हूं कुछ चीजें आप फाइनेंशियल वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं ये भाईजान स्टेटमेंट क्या दे रहा हूं, ये भाईजान मंथली 60,000 रुपया अर्न करते हैं। बताइए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? वो सैलरी स्लिप देख लेंगे। सैलरी स्लिप नहीं है तो कोई अल्टरनेट चीज देख लेंगे। अल्टरनेट चीज क्या होगी? बैंक का, शाबाश, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये वेरीफाई। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट देने लगा हूं, ये भाईजान बहुत मेहनती हैं, ये भाईजान बहुत ईमानदार हैं। हाँ, बताइए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? अच्छा जरा सोच के बताइए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना मुश्किल है कि नॉन फाइनेंशियल? नॉन। इसीलिए उसने जो मुश्किल चीज है वो ऊपर ले गया सीफैप में। वो उसने कहा वो भी आप वेरीफाई करना सीखेंगे। अब आप हैरान हो रहे होंगे किसी की ईमानदारी को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। याद रखें, हम दुनिया में एक असूल याद रखें, इस प्रोफेशन में आए ना तो असूल याद, हम दुनिया की हर चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं। जो ऑडिटर है वो दुनिया की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या, हम तो बाज़ का फ्यूचर की चीजें भी वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन ये चीजें आपको एडवांस लेवल पे सीफैप में सिखाई जाती हैं। कैफ पे सिर्फ आपको एक ही चीज सिखाई जाएगी, क्या? फाइनेंशियल। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया में सब्जेक्ट मैटर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। वापिस आ जाए तो एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें एक प्रैक्टिशनर होगा, वो एविडेंस ऑब्टेन करेगा, सबूत इकट्ठे करेगा, वेरीफाई करते हुए, क्या वेरीफाई करते हुए? कोई सब्जेक्ट मैटर। इसमें ना वो जेनेरिक लैंग्वेज यूज कर रहा है। आपको ये डेफिनेशन इसलिए सही से समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ आएगी? उसकी रीजन पता क्या है? जेनेरिक लैंग्वेज। यहाँ पे प्रैक्टिशनर के बजाय लफ्ज ऑडिटर इस्तेमाल कर देता, आपको क्लैरिटी हो जाती, लेकिन वो कोई वजह है जिसकी वजह से वो जेनेरिक रखे, क्योंकि उसने इस डेफिनेशन को सिर्फ ऑडिट पे नहीं और भी 2-3 चीजों के ऊपर फिट करना, अप्लाई करना है, तो इसीलिए वो स्पेसिफिक लैंग्वेज की बजाय जनरल लैंग्वेज यूज। सब्जेक्ट मैटर की बजाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख देता ना, आप आसानी के साथ पिक कर लेते। इवैल्यूएशन की बजाय लफ्ज वेरिफिकेशन लिख देता, आप आसानी से समझ लेते। अगेन सूटेबल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया की जगह पे IFRS लिख देता, आसानी से समझ लेते। लेकिन कोई रीजन है जिसकी वजह से जेनेरिक लैंग्वेज यूज कर रहा है, कि प्रैक्टिशनर है, उसने वेरीफाई करना है किसी सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। क्या वेरीफाई करना है? कि क्या ये फाइनेंशियल, अगेन सूटेबल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के मुताबिक बनी है कि नहीं, IFRS के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी। क्राइटेरिया किसको बोलते हैं हम? IFRS। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बहुत से क्राइटेरिया ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक भी बनती है। एक होता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पढ़ा है आपने कभी? उसके मुताबिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। एक और क्राइटेरिया टैक्स बेसिस भी तो होता है, टैक्स पढ़ा हुआ ना आपने? टैक्स के रूल्स के मुताबिक भी तो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कि नहीं होता? क्या उसमें IFRS के रूल लगते हैं कि टैक्स वालों के रूल लगते हैं? टैक्स वालों के। ठीक है, वो भी एक क्राइटेरिया ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, प्रॉफिट। तो क्राइटेरिया बहुत से हैं, इसीलिए उसने IFRS का वर्ड यूज नहीं किया, जेनेरिक वर्ड यूज किया। एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन, और अपना कंक्लूजन, अपना ओपिनियन देता है। और फिर क्या करता है? ये वेरिफिकेशन करने के बाद प्रैक्टिशनर क्या करता है? अपना कंक्लूजन देता है। किस शक्ल में? रिपोर्ट की शक्ल में। ज़मानी कलामी फोन करके बता देता है कंक्लूजन, रिटर्न रिपोर्ट की शक्ल में कंक्लूजन देता है। किस लिए कंक्लूजन दे रहा है? टू इनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर, ताकि जो यूजर है ना, यानी यूजर कौन वाला, यहां पे यूजर की बजाय शेयर होल्डर लिखा होता, आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन वो जेनेरिक टर्म यूज कर रहे हैं यहां पे कि शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस। शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस किस चीज के बारे में बढ़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक, यानी वही स्टेटमेंट अगर मैनेजमेंट अपने मुंह से कह रही होगी ना, ए शेयर होल्डर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने ठीक बनाई है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। लेकिन वही बात अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर कह देगा ना, ए शेयर होल्डर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है, तो उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? किसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? शेयर होल्डर। अच्छा, क्या मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा?
नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? वो पहले ही कॉन्फिडेंट है अपने बारे में। क्या जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ये कहेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? नहीं। क्यों? मैनेजमेंट क्या है? मैं सर हमें तो पहले ही पता था, अब आप बताएं तो उसको जो हम पे शक कर रहा था भाई ऐसा ही है ना। है? तो इसीलिए उसने लिखा है टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडिटी, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब रिस्पॉन्सिबल पार्टी जनरल वर्ड है, लेकिन आपको पता चल गया होगा इसके पीछे स्पेसिफिक वर्ड कौन सा है? मैनेज। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है? क्यों भला? भाई कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वही है, ऐसा ही है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसीलिए उसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी का नाम दिया जाता है। तो अगर आप देखें ना तो डेफिनेशन वही है कंसेप्ट बैकएंड पे जो मैंने स्टार्ट में बता दिया था, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना डेफिनेशन को, तो ये डेफिनेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगी? वेरिफिकेशन ऑफ। लेकिन उसने क्या किया? इसको कॉम्प्रिहेंसिव किया है और इसको जनरलाइज किया है। इसीलिए आपको इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन अब शायद कुछ समझ आ गई होगी। क्या नहीं आई? नहीं आई समझ? नहीं, ये भाईजान को नहीं आई, ये भाईजान को, इनको नींद आ रही थी उस वक्त जब मैं समझा रहा, दोबारा समझाना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब जब कोई कंसेप्ट मुश्किल हो ना, उसको समझना हो, जैसे एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन है, मुझे ये मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आ रही, तो इसका तरीका क्या क्या होता है? वही जो गोरे हमें बता के गए हैं, क्या? डिवाइड एंड रूल। हमने इस डेफिनेशन को करना है डिवाइड, और फिर हम इसके ऊपर करेंगे रूल। डिवाइड क्या करना है? मैं इसके 5 हिस्से कर रहा हूं, ये 5 कंसेप्ट मैंने इस डेफिनेशन से निकाले हैं। ये कंसेप्ट पांचों के पांचों इस डेफिनेशन से ही निकले हैं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ अगर आपने अलग अलग इन 5 कंसेप्ट को समझ लिया ना, तो फिर इस डेफिनेशन को इंशाल्लाह आसानी से समझ लेंगे। ये क्या है? जब हमने इस डेफिनेशन को 5 हिस्सों में तोड़ा तो उनको क्या नाम दे दिया हमने? एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या नाम दिया? तो एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट सुन लीजिए क्या है। करें जी स्टार्ट? ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे रुक के चेक पॉइंट मुझे बताइए। फिजिकल क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में बताइए किसी का क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में, रूम नंबर 4 में से कोई आवाज सुना दीजिए मुझे किसी की। क्या कोई क्वेश्चन है? बताइए मेरे भाई। नहीं, शाबाश। ये फीमेल साइड से भी पूछिए, ठीक है? फीमेल, शाबाश। देखिए सवाल पूछने में कोई शर्म नहीं होती, ठीक है? सीख रहे हैं ना हम, ठीक है? तो कोई आप बेफिक्र होकर सवाल पूछा करें। जी मेरी बहन बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका? फीमेल साइड से बताइए। न, कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए। जी जी शाबाश, पूछिए। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन का ये है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। क्या ऑडिट करवाना भी डायरेक्टर की जिम्मेदारी है? इसका जवाब है नहीं। ये ऑडिट करवाना काम है शेयर होल्डर्स का, लेकिन स्टैंडर्ड में एक जगह पे लिखा हुआ है, आपके सवाल की बरकत से कंसेप्ट याद आ गया मुझे, वो बता देता हूं। लिखा क्या हुआ है कि डायरेक्टर या मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ऑडिट करवाना है, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर ने जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया ना, उसके साथ कोऑपरेट करना है। वो जो इंफॉर्मेशन पूछेगा वो इंफॉर्मेशन बताने हैं। ये नहीं उससे नाराज होके कहना भाई मैं आपसे नाराज हूं, बस मेरी आपकी बोलचाल बंद है, आप मैनेजमेंट ने हम पे एतबार नहीं किया, आपको बुला लिया है, नहीं नहीं बस आज से मेरी आपकी कुट्टी। ऐसे नहीं करना, बल्कि डायरेक्टर ने, मैनेजमेंट ने क्या करना है? कोऑपरेट करना है ऑडिटर के साथ। वो जो पूछेगा तो बताएंगे। अब आप मेरे से पूछे सर आपकी सैलरी क्या है? पूछ मेरे। सर आपकी सैलरी नहीं बताता। नहीं बताता, मैं पागल बताऊं? मैं घर वालों को नहीं बताया हुआ, मैं क्यों बताऊंगा? अब आप कहें सर मैं आपका ऑडिटर हूं, आपकी सैलरी क्या है? आपका ऑडिटर हूं, आपकी सैलरी क्या है? अब मैंने बता दिया। अब मैंने क्या किया? बता दिया। क्यों भला? ऑडिटर है, लॉ ने ये बोला है, शेयर होल्डर ने ये बोला है, ठीक है जी। लेकिन मैंने चुपके से बताया भाई अब ये देखे, ये मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आपके पास,
मैंने बता दिया क्योंकि लॉ रिक्वायर करता था, लेकिन मेरे से वादा करें, वादा कर मेरा भाई, इस इंफॉर्मेशन को आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, इस इंफॉर्मेशन को आप, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। याद रखें, प्रोफेशनल लाइफ में आपने कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को हमेशा ऑब्जर्व करना है। जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है ना, कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है, आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं बता सकते, आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं बता सकते, घर वालों का, ठीक है। कोई आपका फैमिली मेंबर है, वो आपसे पूछे हाँ भाई सुबह किस वक्त उठे, आज क्या खाया, वगैरह वगैरह, जो मर्जी बताएं, स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स कहता है मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वो पूछे अच्छा जिस क्लाइंट पे गए हैं उसके सीएफओ की क्या सैलरी है, कोड ऑफ एथिक्स कहता है मर जाना है, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बता, ये अमानत होती है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होती है, अमानत होती है, ठीक है। नहीं, बेगम को भी नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना। जिस मोबाइल के जरिए से आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं उसको लॉक लगा के रखने हैं, चाहे घर वाले जो मर्जी शक करें, ठीक है। वो हाँ, वो चाहे गलत, क्यों, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, ये कभी कोड ऑफ एथिक्स में हम पढ़ेंगे। वापिस आ जाए भाईजान, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं, किधर थे हम भला, थे किधर हम, एलिमेंट्स के ऊपर, हाँ जी एलिमेंट्स के ऊपर। तो एलिमेंट्स है डिवाइड एंड रूल। एलिमेंट, पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट, एक एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज हैं, 3 पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी, अब नहीं पहले, अब ये देखे एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है, टाइटल जनरल आएगा, बाद में एक्सप्लेन करते हुए स्पेसिफिक वर्ड यूज कर ले, प्रैक्टिस ऑडिटर नहीं, क्या लिखा होगा, एक्सप्लेन करते हुए आप लिख दे, यानी पहला बंदा क्या होगा, प्रैक्टिस। ये कौन है, जो अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जो आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है चेकिंग करने के बाद, जो आपको ओपिनियन देता है, कंक्लूजन देता है रिपोर्ट में, ये वो बंदा है प्रैक्टिशनर, यानी आसान अल्फाज में बोले तो ऑडिटर। अच्छा, एश्योरेंस एंगेजमेंट में दूसरी पार्टी कौन सी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो किस चीज की रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की, यानी आसान अल्फाज में मैनेजमेंट। और तीसरी पार्टी कौन सी है, ये कौन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट को यूज करते हैं, यानी कौन, शेयर होल्डर। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज हुई, पहला एलिमेंट है 3 पार्टी रिलेशनशिप, डन, ओके। फिर इसके बाद दूसरा, एश्योरेंस एंगेजमेंट में एक तो 3 पार्टीज होंगी हमेशा, एग्री करते हैं। दूसरा असूल, एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमेशा एक सब्जेक्ट मैटर हुआ करेगा। सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो चीज जिसको आप वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए, जेनेरिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, नॉन फाइनेंशियल भी तो हो सकती है। वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा जिसको आप वेरीफाई, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे सिलेबस की हद तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, ठीक है जी। ये तो आपको पता ही होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक होती है हिस्टोरिक पास्ट की, जो आप अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं, एक होती है फ्यूचर की भी, प्रॉस्पेक्ट, जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में या एमएफए में बनाते हैं, बजट्स, वो दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जांपल। सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, वो चीज जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन। तीसरा चीज, सूटेबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, जिसके अगेंस्ट वेरीफाई करना, जिसके अगेंस्ट वेरीफाई करना, ठीक है। देखिए, हर चीज को वैल्यूएट करने का क्राइटेरिया ना। फर्स्ट कीजिए, कोई भाई इधर बैठे हैं, मैं उनके बारे में स्टेटमेंट देता हूं, ये भाई बहुत मजहबी हैं, ये भाई बहुत, आपने मुझे कहा सर इसके ऊपर एश्योरेंस प्रोवाइड करें, मैंने कहा ठीक है करता हूं, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है लेकिन वेरीफाई कर, मैंने उसकी निगरानी करना शुरू कर दी। मैंने देखा कि ये मस्जिद कब कब जाता है, मैंने देखा ना वो रोजा रख रहा है ना वो मस्जिद जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर ये ओपिनियन दे दिया कि ये तो मजहबी नहीं है, बाद में पता चला वो तो नॉन मुस्लिम है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो मुझे बताइए, क्या मैं जिस चीज को वैल्यूएट कर रहा हूं
उसको वैल्यूएट करने का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं जिसके साथ कंपेयर करूं? बिल्कुल। अगर वो मैं स्टेटमेंट मजहबी मुसलमानों में भी होते हैं, दूसरे मज़ाहिब में भी तो होंगे जो भी फॉलो करते हैं उनके मजहबी, तो क्या मैंने जब किसी को वैल्यूएट करना है वो मजहबी है कि नहीं, तो पहले उसका रिलीजन डिसाइड कर लूं क्या है, उसके मुताबिक वैल्यूएट करूं कि सबको एक ही क्राइटेरिया के मुताबिक वैल्यूएट करूं? वो हो सकता है वो हर हफ्ते चर्च जाता हो, या जो भी उसके मुताबिक, अगर फॉर एग्जांपल वो क्रिश्चियन है, उसके मुताबिक जो भी मजहबी रसूमात है उसको अदा करता हो, तो वो उस फ्रेमवर्क के लिहाज से मजहबी है, लेकिन जो मुस्लिम फ्रेमवर्क है इसके लिहाज से मजहबी नहीं है। तो मुझे बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वैल्यूएट करना है, जिस तरह इंसान है ना जिंदगी गुजारने के लिए डिफरेंट मज़ाहिब होते हैं वो ऑप्ट करते हैं, उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के भी एक ही रूल है कि डिफरेंट रूल है। तो हमें क्या वैल्यूएट करना चाहिए कि कौन सा रूल फॉलो किया जा रहा है जिसके मुताबिक फाइनेंशियल बनाई है, ताकि उसके कंटेक्स्ट में उसको चेक करें। तो वो क्या कहलाता है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? वो स्टैंडर्ड, वो रूल्स, जिस तरह हमारा मजहब हमारा स्टैंडर्ड रूल है जिसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारते हैं, रूल्स है ना वो, उसी तरह क्राइटेरिया क्या है? वो रूल्स जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, उसको रूल्स भी कहते हैं, उसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। क्या? फ्रेमवर्क। क्राइटेरिया क्या है? वो रूल्स, वो फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। चूंकि कोई एक ही फ्रेमवर्क नहीं है, दुनिया में बहुत से फ्रेमवर्क है, IFRS भी है, टैक्स बेसिस भी है, उसके मुताबिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है, कैश बेसिस फ्रेमवर्क भी है, और भी फ्रेमवर्क है। तो इसीलिए हमने डिसाइड करना है, पहले मैनेजमेंट से पूछ लेना है, भैया कौन से फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, वो बोले IFRS, तो फिर हमने उसके लिहाज से देखना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक ठीक बनी है कि नहीं। तो क्राइटेरिया समझ आया क्या है? क्राइटेरिया क्या है? वो रूल्स, वो फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। क्या दुनिया में कोई एक ही क्राइटेरिया है? नहीं, सबसे ज्यादा कॉमन क्राइटेरिया कौन सा वाला? पाकिस्तान में अमूमी तौर पे यही चलता है। फिर एविडेंस क्या है? वो इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे हम कंक्लूजन देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। मैं कहता हूं भैया ये भाईजान बहुत मेहनती है, ठीक है। इन्होंने पूछा सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा बस देखते ही मुझे एहसास हो गया, मैं पहचान लेता हूं बंदा, मैं देखते ही मुझे पता चल गया। क्या ये सही ओपिनियन दे रहा हूं? ओपिनियन मैं दे रहा हूं, सही ओपिनियन दे रहा हूं। जज के सामने मुलजिम लेके गए, उसने कहा भैया इसको फांसी, ये शक्ल से ही मशकूक लग रहा है। वकील कह रहा है सर ये सबूत तो देखिए, इसकी बेगुनाही के सबूत। वो कहता है मैंने सबूत कोई नहीं देखना, बस शक्ल से मुझे लग रहा है ये इसी ने मर्डर किया है, इसको फांसी चढ़ा दो। ऐसे होता है क्या? कोई भी अच्छा प्रोफेशनल याद रखे, कभी भी अपने बायसनेस की बेस के ऊपर, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बेस के ऊपर कोई ओपिनियन रिपोर्ट नहीं देगा। कोई भी अच्छा जज इस वजह से फैसला नहीं देगा कि वो मुलजिम को पसंद या नापसंद करता है, बल्कि वो किस बेस पे फैसला करता है? तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। यार नतीजा क्या है? कंक्लूजन, रिपोर्ट। लेकिन ये जो शुरू में कहता है तमाम सबूतों और गवाहों के, ये क्या होता है? एविडेंस। मुझे बताइए एज ऑडिटर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहे होंगे शेयर होल्डर्स को, वो ठीक है कि गलत है, तो क्या शेयर होल्डर को ये कह रहे होंगे भाईजान ये CFO CEO ना 5 वक्त का नमाजी है, ठीक है, तस्बीह हमेशा इसके हाथ में होती है, ठीक है, इसीलिए मेरा ख्याल है फाइनेंशियल में ठीक है, इसने कोई फ्रॉड नहीं किया होगा। क्या ये बेस होनी चाहिए कि सबूत बेसिस होने चाहिए? सबूत होने चाहिए, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है? एविडेंस। एविडेंस क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो सपोर्ट करेगी आपके कंक्लूजन को, कि आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचे। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ये कहते हैं रिपोर्ट के अंदर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, तो आपके पास एविडेंस किस चीज का होना चाहिए? कि वो ठीक है। और अगर आप रिपोर्ट के अंदर ये लिखते हैं कि कंक्लूजन के फाइनेंशियल में गलत है, तो फिर एविडेंस में क्या होना चाहिए? गलत है। हमारी फर्म में हमारे सीनियर मैनेजर, वो एक बात कहा करते थे, वो कहते थे वट एवर इज रिपोर्टेड शुड बी सपोर्टेड। जो भी आप रिपोर्ट में लिखेंगे आपके पास उसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, उसकी सपोर्ट में
सबूत होना चाहिए, कल कल को कोई पूछे तो आप उसको बता सके। लेकिन याद रखिएगा ये जो एविडेंस होता है ना, ये हम ऑडिटर अपने ऑफिस में संभाल के रखते हैं, ये शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता। शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? सिर्फ रिपोर्ट। हाँ, अगर कोई शेयर होल्डर कहे भाई मेरे को शक शुबा है, फिर हम उसे कहते हैं आ जाओ ऑफिस भाई, तेरे को एविडेंस दिखा देते हैं। वरना अमूमी तौर पे हम एविडेंस अपने पास रखते हैं, रिपोर्ट। डन जी। 5 एलिमेंट हो गए। कौन कौन से एलिमेंट हो गए? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। अब जरा फिर से पढ़ते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन, देखते हैं आप समझ आती है कि नहीं। कह रहा है एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट, ऐसी एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर, इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन एविडेंस, सबूत इकट्ठे करता है। किसके लिए सबूत इकट्ठे करता है? वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करते हुए कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके मुताबिक, आईएफआरएस के मुताबिक बनी है कि नहीं। सबूत क्या इकट्ठे कर रहा है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक बनी है कि नहीं, और फिर कंक्लूजन देता है अपना रिटर्न फॉर्म में। किसको कंक्लूजन देता है? यूजर्स को। बात समझ आ गई आपको? ओके। अच्छा, अगर ये सारे एलिमेंट्स होंगे तो हम इनको क्या बोलते हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट। 5वां एलिमेंट होना जरूरी है। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग हो तो फिर क्या बोलेंगे? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा, जरा मुझे बताइए, एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉय रखा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं आपने इसको चेक करके हमें ही बताना है ठीक है कि नहीं। समझ रहे हैं केस के फैक्ट्स। डायरेक्टर्स ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉय रखा, कहा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जो बनाएंगे आपने चेक करके किसको बताना है? हमें ही बताना है ठीक है कि नहीं। क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है यस? कितनों का ख्याल है नो? हाइब्रिड क्लास में बताइए, जिन स्टूडेंट का ख्याल है यस हाथ उठाइए कि एश्योरेंस, जिनका ख्याल है नहीं एश्योरेंस एंगेजमेंट हाथ उठाइए। शाबाश। ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है भला? इसमें 3 पार्टी नहीं, इसमें सिर्फ 2 पार्टीज है। 2 पार्टीज हैं। कौन कौन सी 2 पार्टीज हैं भाई? एक प्रैक्टिशनर है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। 2 पार्टी, इसीलिए ये एश्योरेंस। क्लियर? अच्छा, अभी ये हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। कुछ समझ आया? आज के लेक्चर में हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है और इसके कुछ एलिमेंट। अगर आप इजाजत दे 3-4 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट हो जाएंगे, तो मैं कुछ आपसे केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछ लूं। इसमें ये 4-5वां एलिमेंट है ना, इसमें सबसे ज्यादा टाइम हमारा पता है किस एलिमेंट में लगता है प्रैक्टिस में? एविडेंस कलेक्ट करने में। एविडेंस कलेक्ट करना। फर्ज कीजिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, कोई एरिया बताएं इसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एरिया हम बोलते हैं लाइन आइटम को। आप इसे क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। कोई अकाउंट बताएं। सेल्स हो गया। आपने वेरीफाई करना है क्लाइंट ने जो इनकम स्टेटमेंट में सेल रिकॉर्ड की है वो ठीक है कि गलत है। मुझे कोई एक डॉक्यूमेंट का नाम बता दीजिए जो आप चेक करेंगे। सेल इनवॉइस। बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश शाबाश। सेल इनवॉइस बिल्कुल ठीक है। जब आप सेल इनवॉइस को चेक कर लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? एविडेंस। अगर तो जो सेल रिकॉर्ड हुई है इनकम स्टेटमेंट में, इनवॉइसेस में भी वही रिकॉर्ड है, तो आप कौन सा रिपोर्ट देंगे? अनमोडिफाइड। और अगर रिकॉर्ड में कुछ और है और उधर कुछ और है, मॉडिफाइड। ठीक है। हर आपका बैलेंस शीट में जितने भी एरियाज होते हैं, बार बार एरिया बोल देता हूं, अकाउंट, आप काउंटिंग अकाउंट बोलते हैं ना इसका, जितने भी अकाउंट्स या लाइन आइटम्स होती है ना, हम ऑडिट में उसको एरिया बोलते हैं। अकाउंटिंग में टी काउंट या पता नहीं क्या बोलते हैं, काउंट लाइन आइटम बोलते हैं शायद। हर एक को हमने वेरीफाई करना है, हर एक को हमने, लेकिन हर लाइन आइटम को वेरीफाई करने के प्रोसीजर डिफरेंट है, डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट है। कोई और लाइन आइटम बताए? फाइनेंस, कोई भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की कोई भी। परचेजेस बताइए, एविडेंस बताइए। परचेज को चेक करना है सही क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया कि गलत, क्या चेक करेंगे? परचेज इनवॉइसेस। शाबाश। और आप बताइए कोई एरिया? बैंक का लोन। बैंक का लोन चेक करने के लिए क्या क्या चीज है?
शाबाश, ये हुई ना बात, लोन एग्रीमेंट हुश कर दिया है। लोन एग्रीमेंट कि भाई जो लोन एग्रीमेंट किया उसके ऊपर अमाउंट लिखी होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट लिखा होगा वगैरह, क्या है। शाबाश। और बताइए और कौन जी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए क्या करेंगे? फिजिकल स्टॉक। ये आपको पता है फिजिकल स्टॉक अकाउंट? अच्छा, मुझे तो लग रहा है आप ऑडिट रिपीट कर रहे हैं। रिपीट तो नहीं कर रहे? पहली दफा पढ़ रहे हैं ना? बेहतरीन, ये यही करेंगे प्रोसीजर, यही करेंगे। इन्वेंट्री, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। शाबाश। बैंक लोन भी। अच्छा, फिक्स एसेट्स और इसकी डेप्रिसिएशन भी इसमें आ जाएगी। फिक्स एसेट्स को वेरीफाई करना है। फिक्स एसेट की कॉस्ट कैसे चेक करेंगे? उसकी इनवॉइसेस होंगी। शाबाश, उसके साथ। और डेप्रिसिएशन को कैसे चेक करेंगे? लाइफ यूजफुल। सुभान अल्लाह, सुभान, बेहतरीन भाई। ये तो मुझे लगता है आप तो ऑडिट ऑटो पायलट मोड में कर लेंगे। सारा कुछ तो पता है आपको, समझाऊं क्या मैं? चले, कैश, कैश को कैसे वेरीफाई करेंगे? बैलेंस शीट में कैश आ रहा है, टी अकाउंट देखेंगे? नहीं नहीं, ये गलत कर रहे। टी का हो सकता है सारा उसने खर्च कर लिया हो, टी अकाउंट में तो आ रहा होगा, फिजिकली होगा ही नहीं। हाँ, कैश काउंट। शाबाश, कैश काउंट देखेंगे, करेंगे उसका। शाबाश। रेंट एक्सपेंस वेरीफाई करेंगे, वो कैसे करेंगे? रेंट एग्रीमेंट। ये आपको पता है रेंट का एग्रीमेंट होता है? सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल ठीक है। टिक टिक हो रहा है। डेटर्स को, ये मुश्किल है। डेटर्स को कैसे वेरीफाई करेंगे? डेट किसको? क्रेडिट क्रेडिट सेल के साथ। करेक्ट, लेकिन एक अच्छा प्रोसीजर भी है, इससे भी अच्छा। सेल एग्रीमेंट। सेल एग्रीमेंट, करेक्ट, लेकिन इससे अच्छा प्रोसीजर भी है। क्या 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 बोला? खुद जाके पता कर रहे। ये मजाक किया आपने कि सही सीरियस है? शाबाश, ये है बेहतरीन प्रोसीजर, खुद उससे पूछ लेंगे। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं आपके अंदर ऑडिटर की रूह करवटें ले रही है कि अभी बेदार नहीं हुई होगी, करवटें ले रही है। ये जो हमने डेटर और क्रेडिटर से खुद जाके पूछना है, ये ज़बानी कलामी पूछेंगे कि रिटर्न फॉर्म में? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। और ज़बानी कलामी या रिटर्न फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में। शाबाश शाबाश, क्योंकि हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है जो लिखत पढ़त में चीज होती है वो ज्यादा बेहतर है ज़बानी कलामी से। शाबाश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कैसे वेरीफाई करेंगे? सैलरीज एक्सपेंस कैसे वेरीफाई करेंगे? शाबाश। सारा ऑडिट कैसे करना ये तो आपको पता है। और अगर आप देखें ना तो अमूमी तौर पे हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और भी चीजें होती है, ये कॉमन है। इसका मतलब है आपको लगभग 20% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे करना है, 20% आ गया। मैं सीरियस हूं, मजाक नहीं कर रहा। आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के 20% तक प्रोसीजर परफॉर्म करने के काबिल हैं। ठीक है, ये आपके लिए गुड थिंग है। और बैड थिंग पता है क्या है कि आई कैप इस 20% में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्वेश्चन आई कैप और 80% से पूछेगा। लेकिन बहरहाल बेस तो बन गई ना हमारी, ये भी कम नहीं है। क्लियर जी? आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा जरा बताइए, क्विक रिकैप करें। इंश्योरेंस एग्रीमेंट की डेफिनेशन सीखी हमने, इसके एलिमेंट्स सीखे क्या है। ठीक है, ये बोनस ही था, मतलब याद रहे तो ठीक है, ना याद रखे प्रॉब्लम कोई नहीं। ठीक है जी, आज आपको इंशाल्लाह फिर गोल्डन स्टेटमेंट्स भी मिल जाएंगी, थ्योरी टू प्रैक्टिस केस स्टडी भी आपने अटेम्प्ट करनी है, और कल हमारा इंशाल्लाह लाइव क्विज भी होगा। कल भाईजान पैकेज करवा के लाइएगा, कौन थे भाई। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।